सभी लोगों को नमस्कार। वंदना जीएस क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं दीपक सर आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आप सभी लोग वंदना जीएस क्लासेज को देख रहे हैं और वंदना जीएस क्लासेज में हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंतर्गत सोलर सिस्टम चैप्टर शुरू किए हुए थे। सोलर सिस्टम चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग कुछ चीज़ों को पढ़ लिया था, जैसे सोलर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग सीरीज को जान लिया था, उसके बाद सन के बारे में जाना था, उसके बाद मरकरी, वीनस और अर्थ। मरकरी, वीनस और अर्थ यह तीन जो प्लेनेट है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए मंगल ग्रह यानी मार्स के बारे में जानेंगे और अन्य ग्रहों के बारे में जानकारी लिया जाएगा। तो अगर मार्स की बात की जाए, मंगल की बात की जाए दोस्तों, तो आप जानते हैं कि यह सौरमंडल में सूर्य से चौथे स्थान पर है। कहने का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम सन टू मार्स की अगर बात की जाए तो यह चौथे नंबर पर होता है, क्योंकि सूर्य का फर्स्ट नियरेस्ट मरकरी होता है, सेकेंड नियरेस्ट फर्स्ट नियरेस्ट मरकरी, सेकेंड नियरेस्ट हो जाता है। क्या आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। तो फर्स्ट नियरेस्ट यह है, इसका जो मंगल सूर्य का मरकरी फर्स्ट नियरेस्ट बताया जाता है, सेकेंड नियरेस्ट वीनस बताया जाता है, थर्ड नियरेस्ट अर्थ बताया जाता है और फोर्थ पोजीशन हो जाता है मंगल का। तो यह चौथे नंबर पर स्थित है। यह हम लोग अलग अलग साइज के आधार पर, डेंसिटी के आधार पर, या है दूरी के आधार पर, इन सारी चीज़ों को हम लोग सीरीज के अंतर्गत जो किए थे उन्हीं बातों को यहाँ बताया गया है। आगे अगर मंगल ग्रह की बात की जाए, मंगल के सैटेलाइट की बात की जाए, तो इसके पास दो सैटेलाइट हैं, इसके पास दो नेचुरल सैटेलाइट हैं, इसके पास दो नेचुरल सैटेलाइट हैं, दो यह प्राकृतिक उपग्रह हैं जिसके नाम है फोबोस और डिमोस। जिसके नाम क्या हैं? फोबोस और डिमोस। जिसके नाम क्या हैं? फोबोस और डिमोस। जिसमें से यह है डिमोस जो है यह है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डिमोस जो है यह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। यह आपको याद रखना है कि यह सौरमंडल में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्मॉलेस्ट सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम, तो डिमोस होगा। डिमोस यह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह होता है। आगे हम लोग जुपिटर को देखेंगे तो जुपिटर का गैनीमेड एक सैटेलाइट है जो सभी सैटेलाइटों में सबसे बड़ा होता है। तो जैसे ग्रह की बात की जाती है कि यह है बिगेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम, तो वह जुपिटर होता है। और स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम की अगर बात की जाती है तो मरकरी होता है। उसी तरह से याद रखना है यह है बिगेस्ट सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम या लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम की बात की जाए तो गैनीमेड होगा और स्मॉलेस्ट सैटेलाइट डिमोस हो जाएगा। तो यह फोबोस और डिमोस इसके दो हैं। अभी तक हम लोग देखे थे मरकरी का एक भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, वीनस का भी एक भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, अपने पृथ्वी अपने अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, चंद्रमा मून, और इस मंगल के पास दो सैटेलाइट हैं फोबोस और डिमोस, जिसमें डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है। क्लियर है दोस्तों? तो यह है हम लोग बात किए। आगे बात की जाती है, देखिए बहुत सारी चीज़ें इसे पृथ्वी के समान बताई जाती हैं। इसका बहुत सारा चीज़ जो है वह है पृथ्वी के से तुलना की जाती है। मंगल की तुलना जो है पृथ्वी से की जाती है कि यह है अगला, यह है पृथ्वी के अलावे अगर कोई एकमात्र उपग्रह, एकमात्र ग्रह है, एकमात्र प्लेनेट कोई है सोलर सिस्टम में जिस पर मानव जीवन सर्वाइव कर सकता है तो वह मार्स हो सकता है। इसके लिए कई बातें कही जाती हैं, कई उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे
अपने पृथ्वी की तुलना की जाती है, अपने पृथ्वी से मंगल की तुलना की जाती है कि पृथ्वी का रोटेशन पीरियड जो है 24 आवर है। आप जानते हैं पृथ्वी का रोटेशन पीरियड 24 आवर है, एक चक्कर अपना पूरा करता है। तो यह मंगल का जो रोटेशन, मार्स का जो रोटेशन पीरियड है वह 24 आवर 37 मिनट हो जाता है। 37 मिनट यानी लगभग आधे घंटे 30 मिनट ज़्यादा यह लेता है रोटेट करने में, अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में। और पृथ्वी की तरह यहाँ यह है 2 ध्रुव हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात की जाती है। पृथ्वी की तरह यह है अपने एक्सिस पर झुका हुआ है। पृथ्वी अर्थ आप जानते हैं 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री टिल्टेड है अपने एक्सिस पर, तो यह मार्स जो है वह 25 डिग्री टिल्टेड है अपने एक्सिस पर। तो बहुत सारी चीज़ें पृथ्वी की तरह वहाँ जल की बातें की जा रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वह संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं। उसी तरह से यहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत भी हैं, और उसमें सबसे ऊंचे पर्वत का नाम है निक्स ओलंपिया। सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। तो आपको याद रखना है कि हाईएस्ट माउंटेन ऑन मार्स की अगर बात की जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह निक्स ओलंपिया हो जाता है, जिसके कहा जाता है कि यह एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। जो अपने धरती पर माउंट एवरेस्ट जो धरती की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, हाईएस्ट पीक माना जाता है, उसका 3 टाइम्स बिगर है यह निक्स ओलंपिया। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? आप जानते हैं 8,850 मीटर। 8,850 मीटर, कहीं कहीं किताबों में 48 मीटर लिखा हुआ मिलता है, लेकिन 50 याद रखना है। यह है 8850 मीटर ऊंचाई है मार्स की, यह है एवरेस्ट की, और उसका 3 गुना ऊंचा है यह निक्स ओलंपिया, जो इसके सबसे ऊंचे पर्वत के रूप में जाना जाता है। उसी तरह से वहाँ बहुत सारे ज्वालामुखी है, वेल्केनो हैं। मंगल पर जैसे अपने पृथ्वी पर बहुत सारे वेल्केनो हैं, उसी तरह से यहाँ भी वह बड़े बड़े वेल्केनो हैं, जिसमें एक बड़े वेल्केनो का नाम है ओलंपस मोन्स। आपको याद रखना है क्या है? ओलंपस मोन्स। क्या याद रखना है? ओलंपस मोन्स। आपको याद रखना है इसके सबसे बड़े ज्वालामुखी का नाम है ओलंपस मोन्स। यह है, याद रखना है, ओलंपस मोन्स। यह है बड़ा वहाँ एक ज्वालामुखी है। तो जिस तरह से अपने पृथ्वी पर बहुत सारे वोल्केनो हैं, उसी तरह से यहाँ भी है। तो बहुत सारी चीज़ें कहने का मतलब है कि पृथ्वी से समानता बताई जाती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आगे अगर पृथ्वी के अलावे कहीं मानव सर्वाइव कर सकता है, मानव जीवन संभव है, तो वह मंगल हो सकता है। और इसी के कारण बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, समानता बताई जाती हैं। सूर्य से इसकी दूरी की बात की जाए तो डिस्टेंस फ्रॉम सन टू मार्स की बात की जाए तो वह है 22.79 करोड़ किलोमीटर माना जाता है। यानी लगभग आप याद रखिएगा या 22 करोड़ या 23 करोड़, आप याद रख सकते हैं 23 करोड़ किलोमीटर दूरी है मंगल और सूर्य की। जैसे अपने पृथ्वी के लिए आपको याद रखना है, हमेशा पूछते रहता, अभी भी याद रखना है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है। हमने आपको बताया था 14.98 करोड़ किलोमीटर। एवरेज जो दूरी है 14.98 करोड़ किलोमीटर, यहाँ 22.79 करोड़ किलोमीटर की दूरी है मंगल और सूर्य के बीच। तो यह कुछ पॉइंट आप जाने। और बातें जो अभी हमने आपको बताया कि यह पृथ्वी की समानता बताई जाती है। यहाँ 2 ध्रुव हैं, पृथ्वी के समान यहाँ क्लाइमेट चेंज होते रहते हैं। पृथ्वी की तरह अपनी धुरी पर झुकी हुई है। कितना झुका हुआ है? 25 डिग्री। याद रखिएगा पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री टिल्टेड है, जबकि यह 25 डिग्री टिल्टेड है। हमने बताया था कि सभी ग्रहों का रोटेशन और रिवोल्यूशन पीरियड होता है। एक रोटेशन पीरियड यानी कि अपने एक्सिस पर चक्कर लगाना, और रिवोल्यूशन पीरियड कहने का मतलब होता है सूर्य का चक्कर लगाना। तो रोटेशन पीरियड इसका मंगल का जो होता है वह है 24 आवर 37 मिनट होता है, 24 घंटे 37 मिनट होता है। जबकि रिवोल्यूशन पीरियड यानी कि सूर्य का एक चक्कर यह 687 डेज में 687 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। तो रोटेशन और रिवोल्यूशन सभी ग्रहों का हम बता रहे हैं, यह जरूर याद रखिए, कभी कभी यह पूछते रहता है। वायुमंडल यहाँ अत्यंत विरल है, यानी कि वह बहुत कम मात्रा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग गैसों की एक समान मात्रा बताई जाती है। तो यह वायुमंडल यहाँ है। यह याद रखना है कि मंगल के पास वायुमंडल है, और जीवन जीने के लिए पहला शर्त है एटमॉस्फेयर का होना है, वायुमंडल का होना है, जो इसके पास है। फिर उसी बात को दर्शाया गया है। फोबोस और डिमोस इसके 2 उपग्रह हैं, जिसमें सबसे छोटा है डिमोस। आप याद रखिएगा यह मंगल का भी सबसे छोटा हो गया, और पूरे सोलर सिस्टम का भी सबसे छोटा सैटेलाइट की बात की जाएगी तो वह डिमोस हो जाएगा। तो यह कुछ बातें आपको मंगल के बारे में याद रखना है।
यही बात पृथ्वी के अलावा एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना लाइफ है, सर्वाइव कर सकती है, ऐसी बातें कही जा रही हैं। और इसी बात की और जानकारी जुटाने के लिए विश्व के देशों के द्वारा अलग अलग समय पर यहाँ बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। जानकारी जुटाने के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, कृत्रिम उपग्रह छोड़े गए हैं। तो यह है अमेरिका, रसिया, भारत और यूरोपीय स्पेस एजेंसी, 4 अभी यह देश हैं जो यहाँ अपना सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जिसमें 3 देश होता है, 3 देश और एक के सभी देशों का, यूरोप के लगभग 22 से 25 देशों का एक यह है एक संगठन है जिसे कहा जाता है यूरोपीय स्पेस एजेंसी, जिसे क्या कहते हैं ESA। क्या कहा जाता है ESA। क्या कहा जाता है ESA, इसे कहते हैं यूरोपीय स्पेस एजेंसी। यह है तो भारत है यहाँ मंगल पर अगर बात की जाए कि किन किन देशों ने अपना आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो उसमें अमेरिका का नाम आता है, सबसे पहले रसिया का नाम आता है, रसिया छोड़ा है, अमेरिका वहाँ लॉन्च किया है, भारत है और ESA है। ESA सम्मिलित देशों का यह संगठन है, जबकि अकेले यह है भारत की बात की जाए तो यह हो जाता है। अब मंगल ग्रह पर जो भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के इसरो डिपार्टमेंट के द्वारा मंगल ग्रह की जानकारी के लिए जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तो नाम आपको याद रखना है। इसका नाम क्या है, उसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MOM, मॉम। क्या कहते हैं मॉम। इसे कहते हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन। क्या कहा जाता है मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसे कहते हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन, शॉर्ट फॉर्म कह देते हैं मॉम, या जनरली इसका नाम रखा गया मंगलयान। ठीक है, जनरली इसे कह देते हैं मंगलयान। दूसरा एक क्वेश्चन होता है यह कहाँ से लॉन्च किया गया, मंगल मिशन को कहाँ से लॉन्च किया गया है, यह कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि यह है जो लॉन्च किया गया है, अगर भारत की बात की जाए तो भारत में एक राज्य है आंध्र प्रदेश। एक राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के अंतर्गत एक द्वीप है, नाम है उसका श्रीहरिकोटा। क्या नाम है उसका, श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा पर बनाया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर। क्या बनाया गया है, सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन हमारे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, उन्हीं के नाम पर बनाया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर। जैसे क्रिकेट में आप सुनते होंगे शिखर धवन है, यहाँ सतीश धवन याद रखना है। तो आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से इस मंगल मिशन को लॉन्च किया गया था 2013 में। कब लॉन्च किया गया था, 2013 में लॉन्च किया गया था, और अगले साल यह वहाँ पहुँच गया था। ठीक है, यह है 1 सालों की दूरी वह लगा करके और यह वहाँ पहुँच गया था। तो मंगल ग्रह पर जब यह पहुँचा तो उसके साथ भारत है कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, मंगल ग्रह के संदर्भ में कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उसमें यह है विश्व के अंतर्गत 3रे नंबर का देश बना जो अपना आर्टिफिशियल सैटेलाइट मंगल पर पहुंचाया है। भारत से पहले रसिया, अमेरिका और ESA, यह थे 3 लोग जो थे वह वहाँ छोड़े हैं, और 4थे नंबर पर भारत रहा। तो क्रम अगर देखा जाए तो एक रसिया हो गया, 2रे नंबर पर अमेरिका हो गया, 3रे नंबर पर ESA हो गया, और 4थे नंबर पर अपना भारत हो गया। तो सीरीज के रूप में देखा जाए तो 4थे नंबर पर है। लेकिन अगर इंडिविजुअल देश की बात की जाती है तो अकेले रसिया, अकेले अमेरिका और अकेले भारत। अकेले देश की बात की जाए तो यह है 3रे नंबर का भारत हो जाता है, जो कि ESA जो है यह कई देशों का, यूरोप के कई देशों का एक संगठन है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है बात। साथ ही यह कुछ नंबर 1 भी कुछ आधार पर भारत बना। ठीक है, नंबर 1 किस आधार पर बना, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भेजने वाला पहला देश है, पहले प्रयास में भेजने वाला भारत है, पहला देश है। यह रसिया, अमेरिका, ESA जो हैं वह कई बार उन्होंने अपना सैटेलाइट छोड़ा और उनका कई बार ख़राब हो गया, बीच रास्ते में अटक गया, यानी सफल नहीं हो पाया, मंगल ग्रह तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन यह है भारत का जो यह मंगल मिशन था, पहले प्रयास में ही वह वहां पहुंच गया। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में पहुंचाने वाला पहला देश है। एशियाई कॉन्टिनेंट से अगर बात करेंगे तो पहला देश है, एशियाई कॉन्टिनेंट से भी यह पहला देश है जो यहाँ लॉन्च किया गया है, यह याद रखना है। एशिया से जापान और चाइना 2 और देश हैं जो यहाँ मंगल ग्रह पर अपना सैटेलाइट लॉन्च किए तो हैं, लेकिन उनका सफल नहीं हो पाया। यह है जापान जो है
1998 ईस्वी में 1998 में लॉन्च किया था और चाइना 2011 में लॉन्च किया था, लेकिन दोनों का यह है सफल नहीं हो सका, सक्सेस नहीं हो पाया। लोगों ने कार्टून बनाया, चाइना की बात अभी चल रही है तो लोगों ने बताया, कार्टून बनाया गया था कि यह है जापान टेक्नोलॉजी में आगे होता है, जापान का सफल होना चाहिए था, चाइना का सफल नहीं हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है, चाइनीज़ माल था, बीच में ही खराब हो गया। तो यह है चाइना, हालांकि अभी चाइना फिर से यह प्रयास कर रहा है। अभी 24 अप्रैल उसका अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, तो वह एक बार फिर से यहाँ अपने सैटेलाइट भेजने की तैयारी कर रहा है। वह फिर से साल के अंत तक मंगल ग्रह पर अपने सैटेलाइट भेजने की तैयारी में है। देखिए सफल होता है कि नहीं। तो यह कुछ मंगल मिशन से संबंधित याद रखना है आपको। यह भारत के मंगलयान का नाम है मॉम या मंगलयान कह देते हैं, जो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित बनाए गए सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। यह याद रखिएगा, कुछ सीरीज के रूप में कुछ बातें याद रखनी है कि क्या रिकॉर्ड यह है बनाया। फर्स्ट अटैम्प्ट में भेजने वाला पहला देश है, सबसे कम खर्चे में भी भेजने वाला यह पहला देश है। यह है चीफ इन्वेस्ट की बात की गई अपने मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने बताया कि यह सबसे कम लागत से यह वहां पहुंचने वाला पहला देश है। तो कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत इसे मंगल मॉम के संदर्भ में भी बनाया, उसी चीज़ों को यहाँ बताया गया है। तो इसरो के द्वारा यह है 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था और नेक्स्ट ईयर अगले साल यह है 24 सितंबर 2014 को वहाँ पहुँच गया था। यह मंगल ग्रह के ऑर्बिट में ही चक्कर लगाया, उसके सरफेस पर नहीं उतरा यह मॉम, वह उसके ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए और जानकारी इकट्ठा किया। ठीक है, इसमें अलग अलग सेंसर लगे हुए हैं। इसमें एक मीथेन गैस की खोज की बात की जा रही है कि अगर मीथेन गैस वहाँ मिलता है तो मीथेन जो है वह है CH4 जो जानते हैं, मीथेन जानते हैं, वह है जलीय भागों से, वह है उसमें पाए जाते हैं, कीड़े मकोड़े से वह पाया जाता है, वहाँ से वह निकलते हैं। तो यह है अगर उस तरह की मंगल मीथेन की बातें की जाती है, मीथेन गैस अगर मिलता है तो माना जाएगा जल की वह मात्रा हो सकती है और उसके आधार पर वह जीवन जीने की बातें वहाँ की जाएगी। उसी के लिए विभिन्न तरह के सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहे हैं, जानकारी वहाँ जुटाई जा रही है। ठीक है, जैसा आपको वह लिखा हुआ दिख रहा है कि यह नासा ने 28 सितंबर 2015 को मंगल ग्रह पर जल प्रवाह की भी घोषणा की है कि खारे पानी की जल की धाराएँ वहाँ मिल रही हैं। साथ ही 2015 में क्यूरोसिटी रोवर नासा के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसने बताया कि वहाँ सिलिका की मात्रा ज़्यादा है, मंगल ग्रह पर सिलिका की मात्रा ज़्यादा है। साथ ही इसी ने बताया था वहाँ आयरन ऑक्साइड की मात्रा है, आयरन ऑक्साइड के कारण ही इसका रंग लाल दिखता है। जानते हैं आयरन ऑक्साइड के कारण ही इसका रंग कैसा दिखता है, लाल दिखता है। तो यह है रेड प्लेनेट के भी नाम से जाना जाता है। रेड प्लेनेट के नाम से क्यों जाना जाता है, तो इसका कारण यही है कि इसके अर्थ सरफेस भाग में आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, लौह तत्व की मात्रा ज़्यादा है, यह है इसी कारण इसका रंग लाल बताया जाता है। तो यह कुछ बातें मंगल के लिए आपको याद रखनी है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं जुपिटर की ओर। नेक्स्ट जो प्लेनेट हैं वह जुपिटर है और आप सभी जानते हैं कि जुपिटर सौरमंडल के 8 ग्रहों में 8 प्लेनेट जो हैं अभी मान्यता प्राप्त उसमें सबसे बड़ा है। यानी आपसे पूछा जाए कि बिगेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम कौन है तो जुपिटर है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन है तो जुपिटर है। और दूरी के आधार पर सूर्य से यह 5वें स्थान पर हो जाता है, जो हम लोग पहले भी आपको बताए हैं, यह आपको याद रखना है। डेंसिटी हमने बताया था कि बाद के जो 4 वह प्लेनेट हैं जो हम लोग बांटे थे टेरेस्ट्रियल प्लेनेट और जोविन प्लेनेट में या इनर प्लेनेट आउटर प्लेनेट में। तो आउटर प्लेनेट वाले जो 4 हैं यहाँ से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, उनका डेंसिटी कम होता है। ठीक है, उसी बात को बताया गया है कि इसका डेंसिटी कम है। यह है रोटेशन और रिवोल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ रिवोल्यूशन यह जो बताया गया है, यह सूर्य का एक चक्कर जो है अपने ऑर्बिट में, अपने कक्ष में सूर्य का एक चक्कर 11.9 ईयर में पूरा करता है। लगभग याद रखना है 12 वर्ष, लगभग क्या याद रखना है 12 वर्षों में एक चक्कर पूरा करता है, 12 ईयर में एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। और रोटेशन पीरियड भी याद रखना है। जुपिटर का रोटेशन पीरियड सबसे कम समय लेता है या सबसे कम समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है, मात्र 9 घंटे 50 मिनट, 9 आवर 50 मिनट, अप्रॉक्स 10 आवर। लगभग 10 घंटे में सूर्य अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करता है। यह है पूरे सौरमंडल में सबसे कम समय लिया जाता है
रोटेट करने के लिए। तो यह बार बार पूछा जाता है कि रोटेशन पीरियड सबसे कम किसका है, तो जुपिटर का है। यह भी याद रखना है। रिवोल्यूशन पीरियड इसका अप्रॉक्स 12 ईयर याद रखेंगे, आपको याद रहेगा। 11.9 मिलता है, अलग अलग मिलता है, तो 0.9 याद करने की ज़रूरत नहीं है। 0.9 याद करने के चक्कर में आपको 11 भी याद नहीं रहेगा, तो इसे वह लगभग 12 आप याद रखिए। यह उतने आधार पर ही पूछा जाता है। लगभग 12 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। इसका द्रव्यमान यानी यह है मास की बातें की गई है। सभी ग्रहों का 71% है। वॉल्यूम जो है उसका 1.5 गुना है। या कुछ फैक्ट बनते हैं जो फैक्ट आपको याद रखने हैं। और बातें की जाती है जुपिटर के लिए कहा जाता है कि यह है इसके पास रेडियो एनर्जी खुद का है। यह है जैसे ऐसे एनर्जी की बातें नहीं की जाती कि ग्रहों में एनर्जी नहीं पाए जाते, वह सूर्य के ही एनर्जी से, लाइट से वह प्रकाशित हैं। लेकिन यहाँ जो है इसके लिए थोड़ी बहुत कही जाती है, इसके पास अपना रेडियो एनर्जी है जो रिलीज यह करते रहता है, जिसके कारण इसे यह है सूर्य जैसा भी कह दिया जाता है। साथ ही लेकिन यहाँ हल्के गैसों की, इसके वायुमंडलीय भाग में, इसके एटमॉस्फेरिक पार्ट में हल्के गैसों की मात्रा ज़्यादा, हाइड्रोजन हीलियम जैसी हल्की गैसों की मात्रा ज़्यादा है। इसके उपग्रहों सैटेलाइट की संख्या 79 मैक्सिमम है। 63 से लेकर 79 तक बताया जाता है। 63 से मैक्सिमम 79 तक बताया जाता है, तो 79 मैक्सिमम याद रखिएगा। 63 से 79 के बीच इसके सैटेलाइट हैं, जिसमें सबसे बड़े सैटेलाइट आपसे पूछा जाता है कि इसके 79 सैटेलाइट में सबसे बड़े सैटेलाइट का नाम क्या है, तो सबसे बड़े सैटेलाइट का नाम है गैनीमेड। यह याद रखना है। यहाँ 79 ही आपको याद रखना है, जिसमें गैनीमेड जो है यह सबसे बड़ा उपग्रह है। जुपिटर का सबसे बड़ा सैटेलाइट गैनीमेड हो जाता है, तो यह गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह भी है और साथ ही पूरे सौरमंडल का, पूरे सोलर सिस्टम का भी यह सबसे बड़ा है। इसके अदर सैटेलाइट की बात की जाए, अन्य उपग्रहों की बात की जाए, तो आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, यह सब कुछ हैं, अन्य उपग्रह हैं, अन्य सैटेलाइट हैं। और इसे आपको थोड़ा याद रखना है, यह आयो, यूरोपा और कैलिस्टो और गैनीमेड, इन चारों की खोज गैलीलियो ने किया है। किसने किया है? गैलीलियो ने बताया है, खोज किया है अपने टेलीस्कोप के माध्यम से। तो कभी कभी आपसे पूछता है कि जुपिटर के यह क्वेश्चन है, खासकर उसमें गैनीमेड जरूर ऑप्शन रखता है कि जुपिटर के किस उपग्रह की खोज है गैलीलियो ने किया है, तो गैनीमेड की खोज की गई, साथ ही आयो, यूरोपा, कैलिस्टो की भी खोज की गई है। इनको आपको याद रखना है। यह 12 चांद की तलाश की गई है, यानी कि सैटेलाइट की बात की जा रही है कि इसके कुल आप याद रखिएगा 79 सैटेलाइट हैं। वह है 12 ईयर में, लगभग 12 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है, आप जानते हैं। ठीक है, इसे लघु सौर तंत्र भी कह दिया जाता है। यही कारण है क्योंकि यह है लगभग बड़ा है, साइज में बड़ा है, कुछ रेडियो एनर्जी रखता है, तो यह है मिनी सोलर सिस्टम भी इसे कह दिया जाता है। तो यह है, साथ ही यह है साइज में सबसे बड़ा है, इस कारण इसे गॉड ऑफ प्लैनेट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गॉड ऑफ प्लैनेट्स भी इसे कहा जाता है। इसे ग्रहों का देवता कहा जाता है। तो यह भी आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ग्रहों का देवता गॉड ऑफ प्लैनेट्स के नाम से सोलर सिस्टम में किसे जाना जाता है, तो जुपिटर को जाना जाता है। इतनी कुछ प्रमुख बातें आप जुपिटर के लिए याद रखें, तो यह है आपको हमेशा काम आएगा। यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन इसके एस्केप वेलोसिटी से भी पूछा जाता है, इसका पलायन वेग, और इसका पलायन वेग सबसे ज़्यादा होता है, यह आपको याद रखना है, 59.6 किलोमीटर पर सेकेंड। 59.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड का इसका पलायन वेग है, जो सबसे ज़्यादा होता है, पूरे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा हो जाता है। यह आप याद रखेंगे। तो यह कुछ प्रमुख बातें हैं जो याद रखना है। जुपिटर साइज में सबसे बड़ा है। इसके उपग्रहों सैटेलाइट की अधिकतम संख्या 79 है, जिसमें गैनीमेड सबसे बड़ा है। आयो, यूरोपा और कैलिस्टो अन्य अदर सैटेलाइट हैं, जिन चारों की खोज गैलीलियो ने किया है। यह साइज में बड़ा है, रेडियो एनर्जी कुछ रखता है, इस कारण इसे ग्रहों का देवता कह दिया जाता है, गॉड ऑफ प्लैनेट्स कह दिया जाता है। साइज में सबसे बड़ा होता है। रोटेशन पीरियड इसका सबसे यह ज़्यादा होता है, सबसे कम समय में यह पूरा करता है अपने अक्ष पर एक चक्कर, मात्र 10 घंटे याद रखना है, मात्र 10 घंटे, 9 घंटे 50 मिनट ही बताया जाता है। तो यह है सबसे कम जो रोटेशन पीरियड लेता है, यह है VVI क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। तो यह कुछ प्रमुख बातें जो है जुपिटर के लिए अगर आप याद रखते हैं, तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में छूटने की संभावना बिल्कुल नगण्य हो जाएगी, बिल्कुल नहीं छूटेगा। इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं।
तो यह है आपको सेशन कैसा लग रहा है, यह है आपको जो बताया जा रहा है वह आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। यह है और क्या सुधार आपको चाहिए, किस तरह की और बातें चाहिए वह हमें आप बताते रहेंगे, इसमें हम सुधार करते रहेंगे। प्रयास और सुधार लगातार जारी रहता है। तो जुपिटर के लिए इतनी बातें आप याद रखें तो आपका काम हो जाएगा। वही जो भी बात बताया, यह तारा और ग्रह दोनों का गुण युक्त है क्योंकि इसके पास स्वयं का रेडियो एनर्जी है। यह याद रखना है। वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में 1 करोड़ गुना ज़्यादा, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ ज़्यादा है। तो इतनी बातें आप इस जुपिटर के लिए याद रखें। अगले ग्रह की ओर, अगले प्लेनेट की ओर हम लोग चलते हैं जिसका नाम है सैटर्न। जिसका नाम क्या है? सैटर्न। सैटर्न के लिए यह लिखता है कि यह नंगी आंखों से देखा जाने वाला सबसे दूर का प्लेनेट है। हमने आपको बताया था शुरुआत में सीरीज जब बताया था कि सीरीज में कि कितने प्लेनेट हैं जिसे नेक्ड आई से खुली आंखों से देखा जा सकता है पृथ्वी पर से। तो पृथ्वी पर से यह लास्ट प्लेनेट है जिसे खुली आंखों से, नंगी आंखों से देखा जा सकता है, विजुअल है। बाद में यूरेनस और नेपच्यून जो है उसे देखा नहीं जा सकता। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। बृहस्पति के बाद साइज में दूसरा बड़ा यानी कि सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम, सेकेंड बिगेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम हो जाता है। सैटेलाइट की संख्या आपको याद रखना है, इसका 82 है। हाल के समय में 20 इसके नए उपग्रह मिले हैं, तो अब इसकी संख्या 82 हो गई है। तो पहले जो है आप पढ़े होंगे, पुरानी किताबों में भी पढ़ेंगे भी, तो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट जुपिटर का देता है, दूसरे नंबर पर सैटर्न का देता है। लेकिन अभी इसके 20 नए उपग्रह की खोज होने के साथ ही अब इसके सैटेलाइटों की संख्या ज़्यादा हो गई है, तो 82 याद रखिएगा। इस 82 सैटेलाइट में से एक सैटेलाइट है टाइटन। इसका सैटेलाइट का नाम क्या है? टाइटन, जो सबसे बड़ा है। तो टाइटन जो है सैटर्न का सबसे बड़ा सैटेलाइट है, यानी कि यह है लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न की अगर बात की जाएगी तो टाइटन हो जाता है। टाइटन की एक खास विशेषता है, टाइटन की एक खास विशेषता क्या है? इस टाइटन की एक खास विशेषता है कि इसके पास अपना वायुमंडल है, इसके पास अपना एटमॉस्फेयर है। तो सैटेलाइट में से एकमात्र सैटेलाइट यह टाइटन है जिसके पास वायुमंडल पाया जाता है, और किसी भी सैटेलाइट के पास वायुमंडल नहीं पाया जाता, एटमॉस्फेयर नहीं होता है। जैसे अपने पृथ्वी का सैटेलाइट चंद्रमा है, उसके पास वायुमंडल नहीं पाया जाता है। तो यह यूनिक बात हो जाता है। यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सौरमंडल में एकमात्र उपग्रह कौन सा है जिसके पास वायुमंडल पाया जाता है, तो वह टाइटन है। यह आपको याद रखना है। यह है 82 इसके उपग्रह में से यह टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, सैटर्न का भी, और सौरमंडल में दूसरा बड़ा हो जाता है। सौरमंडल में भी यह है दूसरा बड़ा हो जाता है, बड़ा ग्रह हो जाता है। तो टाइटन आपको याद रखना है। डायमीटर की बात की जाए तो यह है 1.20, यह है किलोमीटर तक यह हो जाता है, इसका डायमीटर व्यास हो जाता है। रोटेशन और रिवोल्यूशन की अगर बात करें तो रोटेशन पीरियड फिर यह दूसरा सबसे कम समय लेता है। जैसे जुपिटर जो था वह फर्स्ट सबसे ज़्यादा समय, वह सबसे कम समय ले रहा था रोटेट करने में अपने एक्सिस पर, तो यह है दूसरे नंबर का है जो सबसे कम समय लेता है। यह लगभग 10 घंटे 14 मिनट, 10 आवर 14 मिनट, याद रखना है 10 आवर 14 मिनट लेता है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में। तो रोटेशन पीरियड सैटर्न का याद रखना है 10 आवर 14 मिनट, और रिवोल्यूशन पीरियड याद रखना है 29.5 ईयर, 29.5 ईयर। इसको भी आप अप्रॉक्स में 30 ईयर याद कर सकते हैं, 30 वर्ष याद कर सकते हैं कि शनि 30 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। सूर्य से 6ठे स्थान पर है, दूरी के आधार पर देखा जाए तो वह 6ठा दूर हो जाता है। इसका घनत्व पृथ्वी से कम है, पृथ्वी से तो है ही, पूरे सौरमंडल में सबसे कम है। आपको याद रखना है, आपको बताया था कि हाईएस्ट डेंसिटी जो है अर्थ का होता है और लोएस्ट डेंसिटी सैटर्न का होता है। कितना होता है? 0.67 ग्राम, 0.67 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के साथ है। यह सैटर्न सबसे कम घनत्व रखता है सौरमंडल में, पूरे सौर सिस्टम में। तो यह अब सबसे कम घनत्व है, इस कारण से इसे कुछ नाम दिया जाता है, इसे कुछ उपनाम दिया जाता है। इसे सौरमंडल का लटकता हुआ या झूलता हुआ ग्रह कहा जाता है, हैंगिंग प्लेनेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी इसका कम है। या इसे गैसों का गोला कह दिया जाता है, ग्लोब ऑफ गैसेज कह दिया जाता है, ठीक है। तो यह दो उपनाम दिए जाते हैं इसका डेंसिटी कम होने के कारण, ग्लोब ऑफ गैसेज, गैसों का गोला। कहने का मतलब इसके वायुमंडलीय भाग में, एटमॉस्फेरिक पार्ट में हल्के गैसों की मात्रा ज़्यादा है, हाइड्रोजन हीलियम जैसी हल्की गैसों की मात्रा यहाँ ज़्यादा है, डेंसिटी इसका कम है। इस कारण से इसे ग्लोब ऑफ गैसेज कहा जाता है, या सौरमंडल का लटकता या झूलता हुआ ग्रह हैंगिंग प्लेनेट कह दिया जाता है। भी यह बात है, याद रखना।
आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें। तो टाइटन यह है नाइट्रोजन वाला वायुमंडल, वही आप वायुमंडल याद रखिएगा कि यहाँ वायुमंडल पाए जाते हैं। सैटर्न की एक खास विशेषता है, इसके चारों तरफ है रिंग पाए जाते हैं। इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है? रिंग पाया जाता है। रिंग क्या है? तो यह छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स के बने हुए कण हैं जो इसके चारों तरफ दिखाई देते रहते हैं, जिसे वलय कहा जाता है, जिसे छल्ला कहा जाता है, जिसे रिंग कहा जाता है। जिसकी एक्चुअल संख्या 7 है, अधिकतम मैक्सिमम 10 तक बताई जाती है कि 10 से छल्ले हैं जो इसके चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो यह है रिंग प्लेनेट वाला ग्रह किसे कहा जाता है? क्वेश्चन कई एक बार पूछता है, तो रिंग प्लेनेट वाला ग्रह है सैटर्न। ऐसे रिंग इसके बाद यूरेनस में भी पाया जाता है, उसमें भी बनता है, लेकिन वहाँ 5 बताया जाता है। ठीक है, वहाँ 5 ही बताया जाता है। इसलिए आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि रिंग प्लेनेट से किसे जाना जाता है, तो सैटर्न को। अगर सैटर्न ऑप्शन में नहीं है तब में आपको यूरेनस आंसर लगाना है। यूरेनस में ही रिंग पाए जाते हैं। जैसा कि हमने बताया, ग्लोब ऑफ गैसेज इसे कहा जाता है, गैसों का गोला, क्योंकि यह है टेम्परेचर है या सॉरी इसके पास है यह डेंसिटी कम है इसका ग्लोब ऑफ गैसेज कह दिया जाता है। हैंगिंग प्लेनेट कह दिया जाता है। इसे गैलेक्सी लाइक प्लेनेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैलेक्सी लाइक प्लेनेट भी कहा जाता है। कई उपनाम हो जाते हैं। यह जो वलय पाया जाता है, रिंग पाया जाता है, इस कारण इसे जेम प्लेनेट भी कहा जाता है। इसे नगीना ग्रह भी कहा जाता है। जेम जेम यानी नगीना ग्रह भी कह दिया जाता है इसे जेम प्लेनेट के नाम से। तो इसके कई उपनाम हो गया है। एक याद रखना, हैंगिंग प्लेनेट कहते हैं, एक इसे ग्लोब ऑफ गैसेज कहते हैं, एक इसे जेम प्लेनेट कह देते हैं, दूसरा इसे गैलेक्सी लाइक प्लेनेट कह देते हैं। ठीक है, तो यह कुछ प्रमुख बातें हैं जो शनि के लिए याद रखना है। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है जिसके पास वायुमंडल पाया जाता है। सेकेंड लार्जेस्ट इसका सैटेलाइट रिया होता है। सैटर्न का सेकेंड लार्जेस्ट सैटेलाइट का नाम क्या है? रिया है। ठीक है, तो यह इसके पास है सैटेलाइट, यह दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा सैटेलाइट रखता है। सबसे बड़ा याद रखना है टाइटन, जिसके पास वायुमंडल है। ऐसे शनि का रंग जो बताया जाता है काला है। आप यह है धारावाहिक चलते रहता है। जय जय शनिदेव, शनि भगवान भी माने जाते हैं। उनका मूर्ति देखिएगा कहीं तो वह काला बताए जाते हैं, लेकिन थोड़ा जो रिंग पाया जाता है उसके कारण नारंगी रंग भी बता दिया जाता। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा। टाइटन पर वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण दोनों का प्रभाव बराबर है, यानी कि वायुमंडलीय वह दशा कम है, वह है हल्के गैसों की मात्रा ज़्यादा है, गुरुत्वाकर्षण लगभग उसके समान है। ठीक है, तो यह है कुछ बातें हैं सैटर्न के लिए। साथ ही सैटर्न के लिए आप इसका रोटेशन और रिवोल्यूशन पीरियड आपको बताया, जो आपको याद रखना है। यह है इतनी कुछ प्रमुख बातें जो हैं, अगर शनि के लिए सैटर्न के लिए आप याद रखते हैं तो आपका काम बन जाएगा। वह एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। तो इतनी बातें जो हैं आप सैटर्न के लिए याद रखते हैं तो आपका काम बन जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आज हम लोग 3 प्लेनेट के बारे में पढ़ें। उसमें हम लोग पहला, आज हम लोग अभी तक के जो इसके अंतर्गत पढ़ चुके हैं, मरकरी पढ़ चुके हैं, वीनस पढ़ चुके हैं, अर्थ पढ़ चुके हैं, जुपिटर, सैटर्न। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक याद रखिए। आगे हम लोग और इसमें 2 यूरेनस, नेपच्यून बचे हुए हैं। कुछ प्लूटो की जानकारी लेंगे, उसके बाद ब्रह्मांड में आएंगे, यूनिवर्स के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। बहुत सारे आकाशीय पिंड सेलेस्टियल बॉडीज हो जाते हैं, या उन लोगों को उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप वंदना जीएस क्लासेज के साथ बने रहिए, दीपक सर के साथ बने रहिए। आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इन सारी की तैयारी करवाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया है। इससे जुड़े हुए रहें और फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कुछ खर्चे के यह आप यहाँ समय दीजिए और आप पढ़ सकते हैं। आपकी पढ़ाई इस लॉकडाउन के समय चलती रहेगी। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।